नमस्कार रितिका जी। राजस्थान में जो आपने बताया केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके मुख्यमंत्री ने कल मीटिंग भी ली है। दरअसल अब चिंता इस बात की बढ़ गई है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उससे गांव में कोरोना फैल रहा है, और दूसरी तरफ प्रवासियों को विदेश से लाया जा रहा है, उसकी तैयारियां हैं। और जो कल बसों को लेकर राजनीति हुई, ये आज की सुर्खियां हैं। तो पहली खबर हम लेते हैं। जो मुख्यमंत्री की बैठक थी कल जिला अधिकारियों के साथ, और उसका जिक्र किया गया है। कहा गया कि होम क्वारंटीन तोड़ने पर होगा केस, भेजा जाएगा सरकारी निगरानी में। और इसमें कई बिंदु हैं कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों और कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जाए। लोग आए हैं उनकी जांच 5 से 10 दिन में हो। तो इसमें हम ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, जो इस खबर पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। रामस्वरूप, ये क्या है? सरकारी निगरानी में भेजा जाएगा, तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा था पहले भी, लेकिन ये जो नया आदेश है इसके क्या आशय है, क्या मतलब है इसका? देखिए, सरकार ने पहले भी कहा था कि अब जो प्रवासी आ रहे हैं तो उस लिहाज से गांव में एक बड़ा खतरा हो सकता है कोरोना की संख्या लगातार बढ़ने का, तो ऐसे में वहां पर सख्ती बहुत जरूरी है। कल की मीटिंग में यही निर्णय लिया गया, सभी जिला कलेक्टर्स को, एसडीएम को, एडीएम सभी को शामिल किया गया। उसमें साफ तौर पर कहा कि होम क्वारंटाइन की जो पालना है बहुत सख्ती से होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसको होम क्वारंटाइन किया है वो लापरवाही नहीं करे, बाहर नहीं आए। अगर वो बाहर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, केस दर्ज किया जाएगा, और बाद में उसको सरकारी निगरानी में, मतलब जो सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल्स, धर्मशालाएं वगैरह, तो वहां पर उनको रखा जाएगा। और वहां पर साफ तौर पे पुलिस अधिकारियों को भी कहा गया कि उनकी निगरानी में वो रहेंगे। यानी कि ये वो कह सकते हैं कि होमगार्ड की या पुलिस के जवानों की वहां तैनाती होगी, और इसमें जो है अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, ये रामस्वरूप बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे एक और खबर पे चर्चा करेंगे। इस बैठक में सामने आया, मुख्यमंत्री को बताया गया कि 25,920 क्वारंटीन उल्लंघन के जो मामले आए हैं उसमें से 98% होम क्वारंटाइन के उल्लंघन के हैं। और मुख्यमंत्री ने वैसे आदेश दिया है कि प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करें और उनका आधार और जन आधार नंबर भी लें। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। विदेशों में जो राजस्थानी फंसे हुए हैं उनको लाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एयर इंडिया फ्लाइट्स लेके आएगी। ये वंदे भारत अभियान के तहत है। तो राजस्थान में पहली फ्लाइट इस खबर के मुताबिक आज आ रही है। हालांकि कुछ खबरों में बताया गया कि एक फ्लाइट कल आ चुकी है, और कुछ थोड़ा सा संशय है इसके ऊपर कि एक फ्लाइट कल आएगी। हम रामस्वरूप से जानते हैं। रामस्वरूप, ये अलग अलग जो खबर आ रही है कि एक फ्लाइट कह रहे हैं कल आ चुकी है, एक कह रहे हैं कि आ जाएगी, तो क्या वाकई फ्लाइट आ चुकी है या आज से शुरुआत होगी? देखिए, ये जो साफ तौर पे यही कहा गया है कि आज से ही फ्लाइटों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है, और ये अंतिम फ्लाइट जो वो 1 जून तक लगातार आएगी। तो कह सकते हैं कि करीब 14 फ्लाइट जो है वो यहाँ आएगी, और जितने भी विदेशी इसके जरिए वो जो भारतीय नागरिक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जिसे शुरुआत में जैसे एयरपोर्ट के पास में जो जयपुर शहर का बाहरी इलाका है वहां पर कुछ होटलों को अधिग्रहण किया था ताकि वहां पर उन लोगों को रखा जाए, और 3-4 होटलों में वहां रखा गया था। उसी तरह से सरकार दोबारा से उसी तरह जो बाहरी इलाकों में जो होटल्स वगैरह हैं जो उनको जगह मिलेगी, तो उसको अधिग्रहण करके बाहर से उनको जो भी आ रहे हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। आज से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये कुल 14 फ्लाइट आएगी 1 जून तक। रामस्वरूप, ये जो लोगों को होटल में ठहराया जाएगा, ये किस श्रेणी के होटल है और इनका पैसा कौन चुकाएगा? देखिए, आज के आदेश में ऐसा कुछ अलग से किया गया नहीं, लेकिन जो पिछली बार जो सरकार ने ये बंदोबस्त किए थे, जब होटल्स को जो अधिग्रहण किया था, तो उसका सारा खर्चा जो है वो सरकार की तरफ से था। जिस तरह से जयपुर एयरपोर्ट के पास में पहले 3 होटलों को, अलग अलग बड़ी होटलों को जो है वहां अधिग्रहण किया था, वहां पर जो कुछ लोगों को रखा था जो बाहर से आए थे, तो उनका पूरा जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया गया था, उनका रुकने का, रहने का, खाना पीने का खर्चा वगैरह। और अब कह सकते हैं कि अलग से अभी आदेश अलग आया नहीं, लेकिन कैसे ये तय है कि सरकार ही इसको अपने स्तर पे पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी। ये रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी होटलों में ठहराया जा रहा है और सरकार खुद उनका खर्चा वहन कर रही है, और दूसरी तरफ जो शेल्टर होम्स है उसमें वहां बहुत सारे लोगों को एक साथ भर दिया जाता है। ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं सरकार की तरफ से ये
हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। इसमें जो कल राजस्थान और यूपी की सीमा पर बसें थी 1000 कांग्रेस की तरफ से भेजी गई थी, उनको यूपी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है और उसके बाद वो बसें लौट गईं। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चले। यूपी की सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि जो नंबर दिए गए थे उसमें बसों के कम और टैक्सीज और मोटरसाइकिल के नंबर ज्यादा थे। इसको गलत बताया कांग्रेस के लोगों ने। और एक ये भी कहा गया कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि फिटनेस सर्टिफिकेट की जो डेट है वो तो खुद केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दी थी और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको लेके इतना आपत्ति की कोई बात नहीं थी। एक व्यू ये आ रहा है कि यूपी को लेकर के ये पूरी राजनीति हुई, क्योंकि बाकी जो बसेस है राजस्थान सरकार की, जो उत्तराखंड जा रही है, जो हरियाणा जा रही है या खुद यूपी में जा रही है, उनको अनुमति दी जा रही है, तो फिर इन बसेस को अनुमति क्यों नहीं दी गई। और माना जा रहा है कि इस वक्त यूपी में मायावती लगभग निष्क्रिय सी है, अखिलेश सोशल मीडिया पे ज्यादा सक्रिय है। तो चूंकि राहुल और प्रियंका लोगों से लगातार संवाद करते हैं, जमीन पर दिख रहे हैं, तो इसलिए जो यूपी बीजेपी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और बीजेपी के लोग वो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। एक तरफ कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि लोगों का दवाई जो इलाज का खर्च है वो बढ़ रहा है। पहले तो निजी अस्पताल किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, किसी भी मरीज को, और अब जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और पीपीई किट भी। तो उसमें उसका जो खर्चा है वो लोगों के बिल में जुड़ रहा है। 4500 रुपए का वो कोविड टेस्ट करते हैं और पीपीई किट के 1000 रुपए, और जब भी जरूरत पड़ती है तो एक दिन बाद टेस्ट किया जाता है। तो कुल मिला के 13,500 रुपए एक मरीज को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार है मरीजों के ऊपर। वैसे कोविड का टेस्ट एकदम से अनिवार्य नहीं है, वो जब आप शुरू में अगर सिम्टम दिखें तभी अनिवार्य है, लेकिन निजी अस्पताल जो है वो इससे बाज नहीं आ रहे। चलिए लेते हैं एक अगली खबर। दवाइयों का खर्चा भी बढ़ रहा है और साथ में घर में जो होम कंजम्पशन है आपका, एक तो डेटा बढ़ रहा था क्योंकि आप डेटा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा ये जो राशन का सामान है इसका बिल बढ़ता जा रहा है। ये एक खबर है। इसमें बेंगलुरु से ये खबर है और इस प्रकार लिखा गया है कि ग्रोसरी बिल्स हैव बैलून्ड एज होम कंजम्पशन राइजेस एंड कंज्यूमर्स बाय लार्जर पैक्स। एक्चुअली लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था सामान, तो इसलिए भी उनका बिल बढ़ा। और दूसरा, जब घर में है तो हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा है। लोग सोशल मीडिया पे रेसिपीज वगैरह शेयर कर रहे थे। एक भारत वो था जिसको खाने को नहीं मिल रहा था और दूसरा भारत सोशल मीडिया पे अपनी रेसिपीज शेयर कर रहा था। तो इसमें बताया गया है कि बिल साइज जो है वो 1.5 गुना बढ़ गया है, 1.5 टाइम। और जो मीडियन बास्केट थी वो 650 रुपए थी मार्च में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये बढ़कर 1000 हो गई है। जी, अब लेते हैं अगली खबर। मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। कोरोना थी, उसके बाद राजस्थान, गुजरात और कुछ राज्यों में टिड्डियों का अटैक हुआ जिन्होंने फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और कल ये एक साइक्लोन आया अम्फान, जिसकी वजह से 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल 2:30 बजे इसने वेस्ट बंगाल में ये जमीन पे आया, लैंडफॉल हुआ इसका, और 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो थी वो गेल विंड्स थी, और इसने दक्षिणी बंगाल में बहुत तबाही मचाई है। और इसके अलावा उड़ीसा में अभी तक नहीं आया है। जब लास्ट रिपोर्ट आई थी तब तक उड़ीसा में ये लैंडफॉल इसका नहीं हुआ है, और करीबन 5 लाख लोगों को बंगाल सरकार ने इवैक्यूएट किया। अब लेते हैं अगली खबर। भारत का जो सीमा विवाद था वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। चीन के साथ लगातार झड़प बढ़ रही है, और अब नेपाल ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। नेपाल ने हाल ही में अपना एक जो नक्शा जारी किया था, उसमें बहुत सारा इलाका जो था वो भारत का मानता है कि वो उसका अपना इलाका था।
तो नेपाल की कैबिनेट ने एक ये रिवाइज मैप है उसको अप्रूव किया और पीएम केपी शर्मा ओली जो हैं उन्होंने अपने संसद में भाषण में कहा कि वो भारत से इस भूभाग को लेने की कोशिश करेंगे और इसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जो दावा किया जा रहा है नेपाल की तरफ से ये बेसलेस है और ये जो मैप है ये यूनिलैटरली उन्होंने किया है। लेकिन एक बड़ी बात ये आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, विश्व में उनका सम्मान है, भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत कभी नहीं थी, उनको सम्मान मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब चीन के साथ झड़प होती है लगातार, चीन आपके अंदर घुस जाता है, कई बार घुसपैठ करता है, नेपाल आपको आंखें दिखाने लगता है, बांग्लादेश मालदीव आपसे एक कड़े शब्दों में बात करने लगते हैं, तो उस विदेश नीति की असलियत आपके सामने आती है और आप केवल हालांकि जिक्र पाकिस्तान का ही करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक आपको लाभ देता है। ये एक बड़ी खबर है। दरअसल हम अपनी जो परंपरा है, हमारी जो थातियां है, इतिहास है, उसका सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं उसके बारे में। राजस्थान में जयपुर का पोलो में वही स्थान है इस देश में जो कि आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए लॉर्ड्स का है या इसको मैक्का और पोलो कहा जाता है जयपुर को। और यहाँ पे पोलो को जिंदा रखने में बहुत बड़ा हाथ था 61st कैवेलरी का। ये दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है और ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं वो भी है। ये इनको आपने 26 जनवरी की परेड में हमेशा देखा होगा, एक कैवेलरी चलती है, ये वही कैवेलरी है। इसके पास 3 पोलो ग्राउंड है, लेकिन अब आर्थिक मजबूरियों का हवाला देते हुए बजट को कम करने के लिए इसको खत्म करके टैंक रेजिमेंट में बदला जा रहा है और इसको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पे पोलो पे विपरीत असर पड़ सकता है क्योंकि जो पोलो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 61st कैवेलरी भी पार्टिसिपेट करती है और वो कई जो नॉन आर्मी प्लेयर्स हैं उनको भी स्पॉन्सर करती है, उनको अपनी टीम में लेती है। तो इसको लेके राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छे पोलो प्लेयर हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि आप इसको शिफ्ट मत कीजिए दिल्ली और इसको 61st कैवेलरी को एक हॉर्स कैवेलरी ही रहने दें, हॉर्स रेजिमेंट रहने दें, इसको टैंक रेजिमेंट में ना बदलें। तो देखना है कि इस इतिहास को, जो गौरवपूर्ण इतिहास है पोलो का, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार ये इस पे गौर करती है या नहीं। और आज की एक खबर, एक इतिहास कल बना है शेयर मार्केट में। रिलायंस अपना राइट्स इशू ला रहा है। राइट्स इशू कहते हैं कि जब आपके पास कोई शेयर हो तो उसके बदले में जो कंपनी शेयर इशू करती है उसमें पहला हक आपका होता है। जिनके पास पहले से शेयर है, दूसरे लोगों को ये शेयर नहीं मिलता है। लेकिन कुछ समय पहले सेबी ने एक बदलाव किया कि जब राइट शेयर आता है तो जिस शेयर धारक के पास किसी कंपनी का शेयर है और वो नहीं चाहता है कि राइट शेयर में हिस्सेदारी करे, तो वो अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। तो ये पहला जो राइट्स इशू था और सेबी के निर्णय के बाद कल रिलायंस का अलर्ट जारी हुआ। इसमें हुआ ये कि जो राइट शेयर के लिए जो ट्रेडिंग हुई उसने शेयर मार्केट में वास्तविक शेयर खरीदारी जो थी रिलायंस की उसको भी पीछे छोड़ दिया। ये राइट्स इशू 1257 रुपए पे आ रहा है और देखिए 70 साल में पहली बार शेयर खरीदने के हक की ट्रेडिंग हुई है और इसने रिलायंस के एंटाइटलमेंट शेयर ने मूल शेयर को पछाड़ दिया। तो ये थी खबरें आज के अखबारों में। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ खबरों के लिए आदि। शुक्रिया संजय जी तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। राजस्थान से एक और खबर आपके सामने रखते हैं जो जोधपुर से आ रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पर वॉशिंग लाइन में खड़े एक रेलवे कोच में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलने पर बासनी फायर स्टेशन और दिखाई स्टेशन से 3 दमकल मौके के लिए रवाना हुए। कई जगहों पर कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन के कारण रास्ता बंद किया गया था और इसके चलते दमकल को मौके पर पहुंचने में थोड़ा समय लगा। मौके पर पहुंचने के बाद दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि बीकानेर जाने के लिए इस कोच को बाहर निकाला गया था। इसके आसपास भी 2-3 कोच खड़े थे।
संभवतया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। तत्काल प्रभाव से यहाँ मौके के लिए हमने 2 गाड़ी नागौर फायर स्टेशन से और 2 गाड़ी शास्त्री नगर फायर स्टेशन से रवाना करी। मौके पे पहुंचे हैं, आग पूरी तरह हम बुझा चुके हैं। अब इसमें केवल कूलिंग का काम चल रहा है, बाकी आग पूरी तरह बुझ चुकी है। आग लगने का कारण शायद हो सकता है क्योंकि गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो कोई बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ हो, बाकी ऐसा कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। संभवतः बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो राजस्थान की खबरों में इतना ही।